तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत उसकी फैमिली के बारे में पढ़ा था और कुछ आइडिया हुआ था, उनके टाइप के बारे में, मेन यूनिट वेक्टर था। तो मैं आपको फिर वो बात डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी की याद दिलाना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। हर दिन कुछ ना कुछ सीखो, इम्प्रूव करो अपने आप को। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं जिस दिन, उस दिन आप कुछ ना कुछ अपना लॉस कर रहे हैं, यानी आप डाउनग्रेड हो रहे हैं। तो आज हम लोगों को सीखना है, हम चलिए आपको एक नए वेक्टर की नई चीज़ सिखाते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के हर चैप्टर के हर फील्ड में इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है और ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, देखिए रिजॉल्व किया जाएगा वेक्टर को, रिजॉल्व किया जाएगा वेक्टर को। कब रिजॉल्व करेंगे कब नहीं करेंगे ये भी आप जान लीजिए अच्छे से। जब कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा या वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा या जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा तो उस वेक्टर को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। क्या बोला मैंने? जब कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, इनके लॉन्ग होगा तो उस वेक्टर को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, उस वेक्टर को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। यानी जब कोई वेक्टर ना x के लॉन्ग होगा, ना y के लॉन्ग होगा, ना z के लॉन्ग होगा, उसको रिजॉल्व करेंगे। अपने देसी लैंग्वेज में यूँ कह लीजिए, जब कोई वेक्टर टेढ़ा लगा होगा तो उसको सीधा करेंगे, सीधा करके x या y या z के लॉन्ग लाएंगे। बस ये सीधी सादी बात है। तो अब जैसे हमारा देखिए एक्स एक्सेस पे कोई चीज़ जाती है तो उसको आई कैप से लिखेंगे, वाई एक्सेस पे कोई चीज़ जाएगी तो उसको जे कैप से लिखेंगे, जेड एक्सेस पे कोई चीज़ जाएगी तो उसको के कैप से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जैसे ये यहाँ पर ये है, अब ये वेक्टर ये हमारा एक्स एक्सेस है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सेस है। अगर इसके लॉन्ग वेक्टर होगा तो रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, इसके लॉन्ग वेक्टर होगा तो रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। जब कोई वेक्टर ऐसे होगा, इसके लॉन्ग होगा वेक्टर ए, ये थीटा एंगल पे, ये एंगल डायरेक्शन होता है, थीटा जो होता है एंगल ये डायरेक्शन होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डंडी की लंबाई, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डंडी की लंबाई है, ये डंडी की लंबाई क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? ये एंगल डायरेक्शन होगा। जहाँ भी कहीं डायरेक्शन पूछा जाएगा वहाँ आप एंगल निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमने, अब ये वेक्टर टेढ़ा लगा है, ये ना एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे है, ना ये एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे है। इसको रिजॉल्व किया जाएगा। अब इसको क्या काम करेंगे? इसको रिजॉल्व करेंगे, यानी इसके दो कंपोनेंट आएंगे। कैसे पता दो कंपोनेंट आएंगे? देखिए अब इसका एक, पहले देखिए इसको हम आपको मैथमेटिकली समझा देते हैं। पहले इस चीज़ वेक्टर को हम मैथमेटिकली समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करते रहिए। अगर समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आएगा तो हम आपको डायरेक्ट लिखना सिखा देंगे, डायरेक्ट कैसे रिजॉल्व करोगे। लेकिन पहले लॉजिकली देखिए कि कैसे मैथमेटिकली आता है, फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट करना है। करना सब डायरेक्ट है तो वो आपको आगे बताएंगे। तो इसके दो कंपोनेंट कैसे आएंगे? ये इतना, अगर हम यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डाल दें, यानी यहाँ से इसका अगर शेडो निकालें इस तरफ, यहाँ पर ये इतना, इस जगह पर ये अगर शेडो निकालें, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये इतना, इस वेक्टर ए का शेडो इतना दूर तक आएगा। तो ये वेक्टर ए का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो इसको ए एक्स लिख दे रहे हैं। ए को रिजॉल्व कर रहे हैं इसलिए ए, जा किधर रहा है? एक्स एक्सिस पे, इसलिए ए एक्स। इसका दूसरा कंपोनेंट ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे ये आ जाएगा वाई एक्सिस पे आ रहा है। इधर से अगर शेडो डालते हैं, इधर से अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो इसका, अगर इधर से लाइट डालेंगे तो इधर ये शेडो आ जाएगा, क्योंकि ये तो लाइट इधर जा नहीं पाएगी इतना दूर। तो इसका एक कॉम्पोनेंट, इस वेक्टर का एक कॉम्पोनेंट एक्स एक्सिस पे ए एक्स आ जाएगा, वेक्टर ए का एक कॉम्पोनेंट इस एक्सिस पे ए वाई आ जाएगा, ए वाई इस एक्सिस पे ये इतना आ जाएगा। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स एक्सिस पे जाएगा, एक वाई एक्सिस पे जाएगा, एक ए एक्स हो जाएगा, एक ए वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये इतना आ गया, ए एक्स और ए वाई ये आ गया। अब यहाँ पर जो है ए एक्स एक्सिस पे जो भी कुछ आए, अब चाहे ए एक्स आए या ए वाई के बराबर, जितना भी आएगा एक्स एक्सिस पे, जब भी कोई चीज़ आएगी एक्स एक्सिस पर जितना भी कंपोनेंट आएगा तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कहलाएगा।
वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट आएगा वाई एक्सिस, इसको बोला जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। एक्स एक्सिस पे जो भी कंपोनेंट आएगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा। वाई एक्सिस पे जितना भी आएगा, जो भी आएगा, उसे वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। एक्स एक्स अगर वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम रिजॉल्व करें, उसका जितना टुकड़ा या कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे आएगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वाई एक्सिस पे कितना जाएगा वो वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हमको ये पता है यहाँ से यहाँ तक की ये लाइन मालूम है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना, ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ ए होगा। मैग्नीट्यूड बताया, खाली ए लिख दो मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो हमको ये लाइन मालूम है और इसका एक कंपोनेंट ये आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, यानी ये इतना, ये एक ट्राइंगल बन गया, ये ए वाई के बराबर हो जाएगा आपका, ए वाई के बराबर। इस ट्राइंगल में हमको थीटा पता है, थीटा गिवन है, हमको बेस निकालना है इतना। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की लंबाई ए है, बेस की लंबाई ए एक्स है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर कॉस थीटा जो हो जाएगा, कॉस थीटा, अगर हमको ये बेस निकालना है, मान लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, तो हो जाएगा बेस अपान ये आ जाएगा ए के बराबर हो जाएगा। ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ए एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ए कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू है ए एक्स, हाइपोटेनियस की लंबाई है ए, तो कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनियस, ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर साइन थीटा देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कितना है, इसके बराबर है, ये लाइन बराबर, यानी ये ए वाई हो गया। साइन थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस के बराबर आ जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। हमको ये परपेंडिकुलर चाहिए ना, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस गिवन है। एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस गिवन है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन थीटा में, इसलिए साइन थीटा लिया। टैन थीटा इसलिए नहीं लिया, परपेंडिकुलर अपान बेस होगा और हमको बेस तो दिया नहीं था, तो अभी हमने निकाला तो अब परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस, तो ये ए वाई इक्वल टू हो जाएगा, ए वाई बराबर आ जाएगा ए साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया ए वाई, ये ए साइन थीटा के बराबर आ गया। ए वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा, ए एक्स बराबर आ गया, यानी एक्स एक्सिस, ये वेक्टर ए है, थीटा एंगल पे है, इसको रिजॉल्व करना है। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि ए एक्स होगा, जिसकी वैल्यू ए कॉस थीटा आएगी। दूसरा वेक्टर हमारा ए वाई है, जो कि ये वेक्टर ए है, दूसरा कंपोनेंट ए वाई है, ये वाला कंपोनेंट की वैल्यू जो आ रही है ए वाई साइन थीटा, नहीं ए साइन थीटा के बराबर आ रहा है, ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट हमारा इतना आ गया। एक्स एक्सिस पे जो चीज़ जाती है उसको आई के साथ लिखा जाता है, वाई एक्सिस पे जो चीज़ जाती है उसको जे के साथ लिखा जाता है, यानी ए एक्स को हम ये लिख सकते हैं आई कैप के साथ लिख सकते हैं, ए वाई को हम जे के साथ लिख सकते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को देखिए, इन दोनों इक्वेशन को, अच्छा अगर मान लो हमको ए एक्स मालूम हो, ए वाई मालूम हो, ए एक्स मालूम हो, ए वाई मालूम हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हो, वर्टिकल कंपोनेंट दिया हो, हमको एंगल निकालना और ये मैग्नीट्यूड निकालना हो। अभी हमको क्या दिया था, मैग्नीट्यूड दिया था, एंगल दिया था, तो हमने ए एक्स निकाला, ए वाई निकाला। हमको अगर ये ए एक्स दिया हो, ए वाई दिया हो, तो थीटा और ए कैसे निकालेंगे, तो इनका दोनों की स्क्वायर करके ऐड कर दिए, पहले इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन का, इनका दोनों की स्क्वायर करिए, तो फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करिए, ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर प्लस सेकंड के इक्वेशन का स्क्वायर करिए, इसका ऐड कर दिए। फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड का स्क्वायर आएगा ए एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट साइड का स्क्वायर आएगा ए वाई स्क्वायर, ये इतना आ गया। ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इतना आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमको अगर ए निकालना हो तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के बराबर ये इतना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। टैन थीटा अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट अगर करते हैं, सेकंड
में इधर देखिए इधर ए वाई है सेकंड में, और इधर फर्स्ट में ए एक्स है लेफ्ट साइड, तो सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करो, और ये सेकंड में लेफ्ट साइड राइट साइड है ए साइन थीटा, और इधर राइट साइड है ए कॉस थीटा। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो ए साइन थीटा ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा ए वाई अपान ए एक्स, ये इतना आ जाएगा। ए ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए वाई अपान ए वाई अपान ए एक्स, ये इतना आ जाएगा। यानी अगर थीटा हमको निकालना होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपान ए एक्स के बराबर, ये इतना आ जाएगा। ये इतना थीटा निकल के आ गया, थीटा ये आ गया, ये ए आ गया। तो हमने आपको क्या बताया कि देखिए अगर हमको वेक्टर ए दिया था, वेक्टर ए अगर दिया हो, वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड दिया हो, थीटा दिया हो, तो हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना हो तो ए कॉस थीटा आएगा, निकाल दिया। वर्टिकल कंपोनेंट निकालना हो तो ए वाई बराबर ए साइन थीटा आएगा। अगर हमको ए एक्स और ए वाई मालूम हो, हॉरिजॉन्टल मालूम, वर्टिकल मालूम, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इस ट्रायंगल में वर्टिकल हो गया, तो हमको ये लाइन निकालना हो तो आप ऐसे देखिए, अभी आप वो सब भूल जाइए, ट्रायंगल में देखिए तो ये ए एक्स ये वाई राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस ए के बराबर। तो यही हम निकाल के दे रहे हैं, ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, वही आ गया ना, इससे भी देख करके, यानी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, जो मेन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब मेन वेक्टर जो हमारा जिसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकल के आया उसका डायरेक्शन कितना होगा, तो वर्टिकल ए वाई अपान ए एक्स, ए वाई अपान ए एक्स, तो ये tan थीटा आ जाएगा एक्स एक्सेस से। ये मैंने आपको मैथमेटिकली बता दिया। अच्छा ये तो आपको ऐसे निकाल के बता दिया, ये ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये इतना। अब मैं थोड़ा आगे आपको और बढ़ाता हूँ, यहाँ देखिए थोड़ा सा आगे आपको इस चीज़ को बढ़ाता हूँ कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ये आपका ए वाई दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने यहाँ लिख रखा था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिए अभी हमने आपको बताया कि वेक्टर ए को रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट इधर है एक कंपोनेंट इधर है, तो वेक्टर ए बराबर लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप, ए इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना, एक्स एक्सिस पे जो चीज़ आएगी आई कैप के साथ लिखा जाएगा। ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ए एक्स इंटू 1 ए एक्स ही आएगा, और ये इस बात को शो कर रहा है कि एक्स एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे कितना गया है, ए वाई जे कैप, ये इतना गया है, ए वाई जे कैप, ये इतना आ गया है। ये हम वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए तभी मैंने आपको बताया था, जब भी किसी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, जब भी किसी वेक्टर आई के साथ जो भी जाएगा, आई का कोफिशिएंट हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जे का कोफिशिएंट हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जे का कोफिशिएंट वर्टिकल कंपोनेंट और आई कोफिशिएंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी आपको निकालना हो। जब भी अगर वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप ऐसे करिए, वेक्टर ए ये मैग्नीट्यूड हो गया, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, ये इतना आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट। तो जब भी आपको इससे पहले भी तभी लिख के दिया था 3i प्लस, इससे पहले वाले क्लास में आपको लिख के दिया था 3i प्लस 4j के, मैग्नीट्यूड निकाला था 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट ले लिया था। मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल, अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखा आई कोफिशिएंट ए एक्स है, इसका ये इतना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर अगर दे रखा है, तो अब हमको अब जैसे ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए जब भी हमको निकालना होगा, वेक्टर ए लिखा है अगर ए एक्स आई कैप, आगे और एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, ए वाई जे कैप, तो अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या काम करेंगे, मैग्नीट्यूड वही चीज़ लिख रहा हूँ फिर से, मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन निकालना हो फ्रॉम एक्स एक्सिस, डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस से देखिए,
तो जब भी अगर आपको डायरेक्शन निकालना हो फ्रॉम एक्स एक्सिस से, तो आपका ये tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा जे का कोफिशेंट अपान आई कोफिशेंट। ये याद रखिए, जे कोफिशेंट अपान आई कोफिशेंट। जे कोफिशेंट यहाँ कितना दे रखा है, ये जे का कोफिशेंट है, ठीक है। ये कितना दे रखा है, ए वाई दे रखा है। आई का कोफिशेंट कितना दे रखा है, ए एक्स दे रखा है, ए एक्स ये इतना आ जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा ए वाई अपान ए एक्स के बराबर। अभी इससे पहले यही निकल के आया भी था। अच्छा यहाँ देखिए भी, अगर आप इस ट्राइंगल से देखिए, अगर tan थीटा निकालना हो, एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है ना, एक्स एक्सेस मैंने लिखा है, तो ये ट्राइंगल है, थीटा है, ये परपेंडिकुलर अपान बेस। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमने tan ही लिया है, लेने का आपको साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, जैसा आंसर मांगे। 95% केस में tan थीटा ही आपको आंसर में एंगल डायरेक्शन जो आता है निकाल के देते हैं, उसी में कहीं कहीं साइन कॉस में भी रहता है। तो बहरहाल एक्स एक्सेस से लेंगे तो परपेंडिकुलर अपान बेस, हमको ये दोनों चीज़ पता है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, ये ट्राइंगल से दिख रहा है यहाँ तो ट्राइंगल से दिख रहा है ना, हर जगह ट्राइंगल नहीं रहेगा। तो जहाँ ट्राइंगल नहीं रहेगा वहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा रहेगा ये इस तरीके से। तो आपसे बोलेगा एक्स एक्सेस डायरेक्शन, तो जे अपान आई कर दीजिएगा, जे कोफिशिएंट अपान। अगर डायरेक्शन निकालना हो, डायरेक्शन निकालना हो फ्रॉम एक्स एक्सेस से निकालना हो, एक्स एक्सेस से डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सेस से निकालना हो, तो tan अल्फ़ा ये एक्स एक्सेस हो गया, फ्रॉम वाई एक्सेस से निकालना हो। अब वाई एक्सेस से निकालना हो, वाई एक्सेस को हम मान लेते हैं tan अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ वाई एक्सेस, तो ये यहाँ पर वाई एक्सेस क्या है, यहाँ एक्स एक्सेस थीटा, वाई एक्सेस ये है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा ये इतना आ जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर। जब भी वाई एक्सेस निकालना होगा तो इसका उल्टा कर दिया, अब आई अपान जे कर दिए। इससे पहले वाले में जे अपान आई था ना, आई, तो आई कितना है, ए एक्स है, जे कितना है, ए वाई है। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा ए एक्स अपान ए वाई। tan अल्फ़ा इक्वल टू ए एक्स अपान ए वाई, ये अल्फ़ा आ गया, ये इसका निकल के आ गया, tan अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ गई। तो आपको मैंने यही बताया कि यहाँ पर जो है, अब देखिए अगर यहाँ से देखिए आप tan अल्फ़ा अगर यहाँ से देखते हैं इस जगह से, इसमें ये ट्राइंगल है ये इतना, अब ये राइट एंगल, ये ए के बराबर है, ये ए वाई है, ठीक है। ये लाइन जो है ये इसके बराबर है, ये ए एक्स के बराबर हो जाएगा। tan अल्फ़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर, यानी ये ए एक्स अपान ए वाई ये इतना के बराबर आ गया, ठीक है, ये इतना आ गया। इसके बाद जो ये मैंने आपको ऐसे बता दिया जब भी डायरेक्शन निकालना हो। अब देखिए मैं आपको अभी इस पर पहले प्रॉब्लम करा रहा हूँ, अभी हम रिजोल्यूशन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपको कुछ चीज़ें और प्रॉब्लम बता दे रहे हैं। इसके बाद जो है आपको रिजोल्यूशन निकालना, ये सब कुछ मत करिए आप, मतलब बेस अपान हाइपोटेनियस वगैरह ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। लेकिन अभी उससे पहले जो अभी आप कॉन्सेप्ट बताए हैं डायरेक्शन वगैरह निकालना, इसको देख लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। देखिए मॉड निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। मॉड निकालने का तरीका, मॉड अगर कोई वेक्टर अगर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक, कोई बोले इसका मैग्नीट्यूड बताइए कैसे निकालिएगा, तो कैसे निकालोगे बताओ। तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ आई कोफिशिएंट 1 है, इसका स्क्वायर 1, जे कोफिशिएंट 1 है, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, के कोफिशिएंट 1 है, इसका स्क्वायर 1, ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। दूसरा वेक्टर मान ले लेते हैं, वेक्टर ए बराबर दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस 2k कैप, अगर ये दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालोगे बोलो। अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ आई कोफिशिएंट 2, इसका स्क्वायर 4, यहाँ आई कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर 1, यहाँ आई कोफिशिएंट -2 है, -2 का स्क्वायर 4, ये इतना है 4 4 8 1, ये हो जाएगा 9 आ गया, 9 के स्क्वायर √3 आ जाएगा। तो अगर जब भी आपको मॉड निकालना हो तो मॉड इस तरीके से निकालेंगे, ठीक। अब अगर कहीं वेक्टर हमको दे रखा है, कहीं पर वेक्टर, अभी अगली प्रॉब्लम लेते हैं, ये तो मैंने आपको मॉड निकालना सिखा दिया। अब कहीं भी आएगा तो मॉड ऐसे निकालिएगा कोई। अब अगर मान लो कोई वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ये हमें वेक्टर दे रखा है, आपसे बोलेगा फाइंड नंबर 1 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, तीसरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, चौथा डायरेक्शन निकालना हो, डायरेक्शन
फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सेस, एक्स एंड वाई एक्सेस, ये निकालना है, एक्स और वाई एक्सेस डायरेक्शन निकालना है। तो देखिए पहले नंबर पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी चीज़ एक्स एक्सेस पे आएगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जो चीज़ वाई एक्सेस पे जाएगी वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो चीज़ एक्स एक्सेस पे आएगी वो हॉरिजॉन्टल, और एक्स एक्सेस पे जो चीज़ आएगी वो आई के साथ लिखा जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा 3। वर्टिकल कंपोनेंट जो चीज़ वाई एक्सेस पे जाएगी वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और जो भी चीज़ वाई एक्सेस पे जाएगी उसको जे के साथ लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ गया। तीसरे नंबर पर कह रहा है मॉड ऑफ वेक्टर ए, थर्ड, ये सेकंड, 2 पार्ट निकल गए। तीसरा मॉड निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 और 25, ये आ गया 5, ये इतना आ गया। फोर्थ नंबर पे ये हो जाएगा फोर्थ नंबर पे यहाँ पर अगर डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन एक्स एक्सेस से निकालेंगे, डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सेस से अगर निकालते हैं, एक्स एक्सेस से, तो अभी मैंने आपको बताया कि tan थीटा बराबर होगा tan थीटा जे का कोफिशिएंट अपान आई, यहाँ जे का कोफिशिएंट 4 अपान आई, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3, जो कि आएगा 53 डिग्री। अब ये सब मैं आपको एंगल बता चुका हूँ पीछे बेसिक मैथ्स में, अपना सब याद कर लीजिए, वहाँ जाके देख लीजिए, लेक्चर पलट करके देखिए। अब नहीं, अब इसलिए हमने आपको बताया था लेक्चर नहीं देख पाओगे, उसका सब रजिस्टर में नोट बनाते रहो, हर लेक्चर का नोट्स बनाते चलिए। पहले एक दफ़े आराम से रिलैक्स होकर के देख लीजिए खूब अच्छे से, ठीक है, अगर आप ऐसा समझते हैं तो पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद नोट्स बनाना शुरू करिए दूसरे लेक्चर में। और अगर आप समझते नहीं, हम लेक्चर देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, पॉज कर करके वीडियो, आप ऐसा करिए जिसमें आपको कन्वीनियंट हो। बहरहाल रजिस्टर बनाइए, बगैर रजिस्टर बनाए आप हर दफ़ा आपका वीडियो कहीं ना चला, कभी नेट नहीं है तो आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जो है हम आपको बार बार बोल रहे हैं इतना बनाइए। ये एक्स एक्सेस हो गया, डायरेक्शन फ्रॉम अगर वाई एक्स, ये डायरेक्शन फ्रॉम कौन सा एक्सेस से, एक्स एक्सेस से नहीं आएगा, यहाँ ये एक्स एक्सेस से आ गया। डायरेक्शन फ्रॉम ये हो जाएगा वाई एक्सेस से अगर लेंगे तो वाई एक्सेस से, अभी हमने आपको बताया tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा आई बाई जे, ये इतना आ जाएगा। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा आई कितना है 3 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगा, ये 37 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक, ये मैंने आपको ये इतनी चीज़ बता दी है कि आप इस तरीके से ये वैल्यूज़ निकालेंगे। इस तरीके से अगर सवाल आ जाएगा छोटा मोटा तो आप कर लीजिएगा। ठीक, अब हम आपको देखिए रिजोल्यूशन अभी आपको मैंने सिखाया, अब रिजोल्यूशन आप डायरेक्ट देखिए सीखिए कैसे रिजॉल्व करिएगा। खूब अच्छे तरीके से ध्यान से समझिए, खूब अच्छे तरीके से ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए अब ये वेक्टर को भी इस वेक्टर को मैंने आपको रिजॉल्व करने के लिए बताया था। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, वेक्टर ए को, ये थीटा एंगल दे रखा है, ये वेक्टर ए है, इसको रिजॉल्व करना है। तो अब आप खूब अच्छे तरीके से पहले अपने जहन में बैठा लीजिए मेरा ये स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आप अपना पेन लीजिए, पेपर लीजिए, खुद बनाइए। जब तक पेन वर्क नहीं करोगे ना, ऐसे वीडियो देखने से आप काम नहीं कर पाओगे, फिर आपको आगे दिक्कत आएगी। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अब आप यहाँ देखिए, अब मेरा स्टेटमेंट सुनिए, अब हमें इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है। जिस एक्सेस से एंगल होगा, यानी जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है वेक्टर को, इसका ये देखिए कौन से एक्सेस से एंगल है। जिस एक्सेस से एंगल होगा उधर कॉस जाएगा, उधर इसका कंपोनेंट के साथ कॉस जाएगा। जिस एक्सेस से एंगल होगा उधर कॉस जाएगा, उसके परपेंडिकुलर साइन जाएगा। और जिस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं ये कॉस और साइन के बीच में आना चाहिए। देखिए फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये वेक्टर ए है, इसको रिजॉल्व करना है, इसका इस एक्सेस से एंगल है, दिख रहा है क्लियर। इस तरफ क्या आएगा, ये इस वेक्टर को तोड़ना है ना, इस वेक्टर के साथ कॉस इधर आएगा, इसके मैग्नीट्यूड के साथ कॉस इधर आएगा, और इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन ये है, ये भी है, नीचे वाली भी है।
तो लेकिन इधर जाएगा, इधर साइन जाएगा, जिस एक्सेस से एंगल होगा उधर कॉस जाएगा, उसके परपेंडिकुलर साइन जाएगा। लेकिन जिसको रिजॉल्व कर रहे हैं कॉस और साइन के बीच में आना चाहिए, यानी ये बीच में रहना चाहिए। अगर हम साइन इधर ले लेंगे तो ये बीच, ये कॉस इधर आ जाएगा, साइन इधर, इधर बीच में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम तोड़ इसको रहे हैं। तो देखिए अब इसको, अब ये ए है तो इधर कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा। यही भी हमने आपको बताया भी था, इस एक्सेस, इस वेक्टर ए को रिजॉल्व करना है, इस एक्सेस से एंगल ए कॉस थीटा, इधर इधर कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा, इस तरफ आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर। ए को रिजॉल्व करना है, इस एक्सेस से एंगल है तो ए कॉस थीटा है, जिधर से एंगल है, ए साइन थीटा उसके परपेंडिकुलर, ये बीच में आना चाहिए। ये बात समझ में आई? कुछ हद तक तो आ गई ना। आगे एग्जाम्पल, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये हमारा, ये रिजॉल्व होकर के आ गया। दूसरा देखिए, अब दूसरा लेते हैं। अब आप देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें सब में समझ में आ जाएगा आपको। अब मान लीजिए एग्जाम्पल हमने यहाँ ले लिया, ये हमारा 20 न्यूटन का फोर्स दे रखा है, 20 न्यूटन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को ही रिजॉल्व करेंगे। ये 30 डिग्री एंगल दे रखा है, ठीक है। इस फोर्स को रिजॉल्व करना है, तो इस एक्सेस से एंगल है, इधर क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। 20 को रिजॉल्व करना है, 20 कॉस 30 इधर आ जाएगा, 20 साइन 30 इस तरफ आ जाएगा, 20 साइन 30 इधर आ जाएगा, ठीक। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, 20 इधर आया है, 20 कॉस 30 आई कैप, ये इतना आ जाएगा, प्लस 20, ये एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस के साथ लिखा जाएगा आई कैप, ये आई कैप, 20 साइन 30 जे कैप, ऊपर वाई एक्स, 20 साइन 30 जे कैप, ये इतना आ जाएगा। 20 कॉस 30 होता है √3/2, 20 इंटू √3 बाई 2 प्लस 1/2 जे कैप, ये इतना आ जाएगा। इस दो से ये रिजॉल्व करेंगे, 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये इतना आ गया। ये वेक्टर का फाइनल आंसर हो गया। हमने किसको रिजॉल्व किया था, 20 को, ये इतना आया। आप अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो 20 ही आएगा, निकाल के चेक कर सकते हैं। 10, अब आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या बताया था, आई कोफिशिएंट का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, √3 का 300 आ जाएगा। फिर ये 10 का स्क्वायर 100, 300 प्लस 400 और स्क्वायर रूट ले लेंगे, 20 आ जाएगा। और 20 को हमने रिजॉल्व भी किया, इसलिए ये करेक्ट है, ठीक। दूसरा देखिए, इसी चीज़ को अगर हम मान लिए यहाँ अगर लेते हैं, ठीक, ये अगर ले लेते हैं यहाँ पर, इसी को अगर हमको दिया होता 20 न्यूटन, यहाँ पर 20 न्यूटन, ये यहाँ से अगर हमको ये एंगल दे रखता 30 डिग्री यहाँ दिया होता, 30 डिग्री यहाँ पर, ये एक्स है, तो अब इसको रिजॉल्व करेंगे। जिस एक्सेस से एंगल होगा उधर कॉस जाएगा। यह एंगल किधर है, वाई एक्सेस से, वाई एक्सेस इधर कितना आ जाएगा, 20 कॉस 30, ये 20 कॉस 30 इधर आएगा। इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, इसमें आ जाएगा। अब इसका, इस जिस एक्सेस से एंगल उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर ये बीच में रहना चाहिए, 20 साइन 30, ये 20 साइन 30, ये इतना आ जाएगा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा f बराबर, यहाँ पर अगर लिखेंगे इसको लिख देंगे f इक्वल टू 20 साइन 30, 20 साइन 30 आई कैप प्लस 20 कॉस 30, 20 कॉस 30, ये आ जाएगा जे कैप चला जाएगा, साइन 30 1/2 10 आई कैप, ठीक है, √3/2, तो ये हो जाएगा 10√3 जे कैप। अब की दफ़े वर्टिकल कंपोनेंट 10√3 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आई का कोफिशिएंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जे का कोफिशिएंट होगा। यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10√3 है, यहाँ वर्टिकल ये इतना। इसको रिजॉल्व करना मैंने आपको बता दिया। मान लिया अगर कोई यहाँ पर दे रखा है, वेलोसिटी को दे रखा है, वेलोसिटी अगर ऐसा दे रखा है यहाँ पर, और थोड़ा इधर ले लेते हैं, ये ऐसे जो आ गया है यहाँ पर, ये तो इधर है, यहाँ पर हम ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ठीक है। इधर जो है हम वेलोसिटी को ऐसे ले लेते हैं, यहाँ वेलोसिटी दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड, ये इतना दे रखा है, और ये इतना एंगल दे रखा है हमको, मान लो 15 डिग्री दे रखा है, ठीक, 15 डिग्री। तो अब इसको रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे एंगल कौन सा एक्सेस से है, कौन सा एक्सेस से एंगल है, ये एंगल यहाँ पर हमारा किससे है, वाई एक्सेस से। वाई इधर कितना लिखा जाएगा, जिस एक्सेस से एंगल उधर कॉस, 30 को रिजॉल्व करना है, 30 कॉस 15 इधर आ जाएगा, और 30 अब ये बीच में आएगा, ये बीच में रहना चाहिए, 30 साइन 15 इधर आ जाएगा, 30 साइन 15 इधर आ जाएगा,
जिस एक्सेस से एंगल उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन, जिसको रिजॉल्व कर रहे हैं कॉस और साइन के बीच में आना चाहिए, वरना परपेंडिकुलर तो ये भी है। अब वेलोसिटी को लिखा जाएगा -30 साइन 15, ये हो जाएगा आई कैप, ठीक, और ये हो जाएगा +30 कॉस 15, 30 कॉस 15, ये आ जाएगा जे कैप। छोड़ दी इसे, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस पे है इसलिए माइनस आई के साथ लिखा जाएगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस पे है इसलिए प्लस जे के साथ लिखा जाएगा। साइन 15 है कॉस 15 की हमको वैल्यू पता नहीं है, वैसे हमने आपको बता रखा है √3 -1/2√2 और cos 15 √3 + 1/2√2, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, ठीक है। तो यहीं पे छोड़ दिए। दूसरा अगर हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर सपोज कर लो ये ऐसे यहाँ पर लेते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 20 न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट होती है। अब यहाँ से मान लो अगर 30 डिग्री दे रखा है या 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब हमें इसको रिजॉल्व करना हो, ये y होगा ये x होगा, जिस एक्सेस से एंगल होगा उधर कॉस जाएगा, उसके परपेंडिकुलर साइन जाएगा। तो इधर कितना जाएगा, इस एक्सेस से एंगल है 20 का एंगल, इधर से 20 cos 60 इधर आ जाएगा, 20 sin 60 इधर हो जाएगा, 20 sin 60 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखा जाएगा -20 आ जाएगा इधर, और पीछे से ले लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ से लिखेंगे, ये हो जाएगा -20 cos 60, ये हो जाएगा आई कैप, और ये हो जाएगा +20 sin 60, ये इतना आ जाएगा जे कैप, ये इतना आ जाएगा। अब cos 60 1/2 होता है, -10 आई कैप, ठीक, प्लस sin 60 √3/2 10 √3 जे कैप, ये इतना न्यूटन पर कूलम भी लिखा जाएगा यूनिट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ गया, ये इस तरफ आ गया, इधर ऐसे रिजॉल्व करेंगे। आगे देखिए, तो बस आपको मोटा माटा ये अपने दिमाग में रखना है, जब भी रिजॉल्व करेंगे तो ये देखिए एंगल कौन से एक्सेस से है, जिस एक्सेस से एंगल होगा उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन, आ जाएगा, उसके परपेंडिकुलर साइन हो जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये ऐसे ले लिया, ये एक्स एक्सेस ये है, वाई एक्सेस ये है, अगर यहाँ पर मोमेंटम दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है 20 kg मीटर पर सेकंड, ये यूनिट होती है। ये 37 डिग्री यहाँ से ये इतना दे रखा है, ये 37 डिग्री ये इतना दे रखा है, एंगल दे रखा है। अब इसको रिजॉल्व करना हो, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अगर हम रिजॉल्व करते हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए देखिए, अब यहाँ से ये क्या है, ये 37 इस एक्सेस से एंगल है, इस एक्स एक्सेस से, इधर आ जाएगा 20 cos 37, ये इधर आ जाएगा, और ये परपेंडिकुलर ये आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि इसको बीच में रखना है, 20 sin 37, ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों निगेटिव एक्स एक्सेस पे जा रहा है, मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, तो -20 cos 37, ये आ जाएगा आई कैप, -20 sin 37, ये आ जाएगा जे कैप, ये आ जाएगा -20 × cos 37, 4/5 होता है, ठीक है, आई कैप। ये आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको मैथमेटिक्स इतना प्रैक्टिस कराया, बोला है आपके ज़बान के नोक पर रहना चाहिए, तो आपको आगे कोई दिक्कत आएगी नहीं, टाइम बचेगा। ये sin 37 3/5 जे कैप, ये आ जाएगा 5 चौक 20, ये हो जाएगा -16 आई कैप, और ये हो जाएगा -5 ये 12 जे कैप। अब अगर आपसे पूछेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 16 यूनिट, वर्टिकल कंपोनेंट 12, ये इतना आ जाएगा, इनको दोनों की स्क्वायर करके ऐड करिएगा तो आपको वही इतना निकल के आ जाएगा, ठीक। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये वेक्टर का रिजोल्यूशन अगर हमको इस एक्सेस पे दिया हो, एक्स इधर है, वाई इस तरफ है, अब यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखा है, ये मान लीजिए 50, ये इतना टेस्ला दे रखा है, 50 टेस्ला भी होती है इसकी यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट याद है, भूल गए यूनिट डायमेंशन। अब वेक्टर चालू होगा तो इसको भूलते रहो, अच्छा बेटा इसको तुम पीछे भूलते रहो। अरे डेली रजिस्टर पलट के, अभी तुम्हारा कल टेस्ट, अभी 2 दिन पहले टेस्ट दिए हो ना, टेस्ट दिए हो तभी वो आप टच में है, जब भी पढ़ने बैठिए डेली रजिस्टर पलट के देख लीजिए, वो अपने आप आपको याद रहेगा, तरोताज़ा रहेगा। अगर 1 महीने लगातार देखिएगा तो कम से कम 2-3 महीने भूलेगा भी नहीं आपको, ठीक है। उसको डेली देखते रहिए, वरना दिन पे दिन लोड बढ़ता जाएगा और आप उसको भूलते चले जाएंगे, ठीक। तो आप पिछला रिवाइज करते रहे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट होती है टेस्ला होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, ओरेस्टेड होती है, न्यूटन पर एम्पियर × मीटर होती है। ये इतनी मैंने आपको इसकी यूनिट बता रखा है। गॉस भी होती है,
अब अगर मान लो यहाँ से ये 30 डिग्री दे रखा है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिजॉल्व करेंगे, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक्स ये यहाँ से एंगल हटा दिए, यहाँ से ले लीजिए, चलिए यहाँ से, क्योंकि एक्स एक्सेस ये 60 डिग्री दे रखा है, जिस एक्सेस से एंगल होगा उधर कॉस, यहाँ एंगल कौन सा एक्सेस है, वाई, और हमें किसको रिजॉल्व करना है, 50 को, तो इधर आ जाएगा 50 कॉस 60, ये इधर आ जाएगा, और साइन इसके परपेंडिकुलर, साइन ये बीच में रहना चाहिए, 50 साइन 60, 50 साइन 60, ये इतना हो जाएगा। अब इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड B बराबर हो जाएगा 50 साइन 60, ये आ जाएगा आई कैप, और ये आई कैप, और ये निगेटिव जेड डायरेक्शन पे है इधर -50, और ये आ जाएगा कॉस 60, ये आ जाएगा जे कैप, साइन 60 √3/2 यानी 25 √3, ये आ जाएगा आई कैप, माइनस कॉस 60 1/2, ये हो जाएगा 25 जे कैप। तो मैंने आपको चारों क्वाड्रेंट में अगर कहीं भी जाएगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं, चारों तरफ मैंने आपको लेकर के ये बता दिया है, चारों तरफ ये हर क्वाड्रेंट में कैसे रिजॉल्व करेंगे ये मैंने आपको ले करके बता दिया है। अब आपको जो है क्या कहते हैं, ये रेजोल्यूशन मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया, रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन आपका ये क्लियर हो गया है, रेजोल्यूशन क्लियर कर दिया अब आपको अच्छे तरीके से। ये आप जो है अब इसको आप इसका रजिस्टर बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद अच्छे से जो है इसको अपने जहन में बैठा लीजिए कि आगे रिजॉल्व करेंगे तो किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। अब इसके बाद इसका एप्लीकेशन आएगा, अब जैसे दो वेक्टर का अगर हम आपको मैग्नीट्यूड बताएंगे, उसका मतलब डेरिवेशन निकालेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी, और फिजिक्स के हर फील्ड में आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो जहाँ कहीं भी आएगा रिजॉल्व करने के लिए सीधा देखिएगा किस एक्सेस से एंगल है, उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन, बाकी जैसे लिखना होगा वैसे लिख लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, कल आगे अब आपको एडिशन पे आएंगे, एडिशन बताएंगे या इसी रिजोल्यूशन पे आपको और कुछ प्रॉब्लम्स करा देंगे। आज बस इतना ही।